ये लगभग फाइनल है कि चुनाव जल्दी होएगा। पहले नगर परिषद नगर पालिकाओं का होगा और फिर पंचायत का चुनाव। 8-10 लोगों की कोई लिस्ट तो ऐसी कोई इनको रफ तैयार हो गई होगी मेरे ख्याल से, जिन पे विचार किया जाएगा भी हाँ ये हाँसी में मजबूत हो सकते हैं। आपके भी दिमाग में हैं वो लोग, मेरे दिमाग में भी हैं। ये भी जिक्र आया था कि भी जाति समीकरण क्या कहते हैं, कास्ट वाइज वोट किसके हैं, तो क्या लगता है कि मतलब पॉलिटिकल कोई भी पार्टी मेरे ख्याल से इससे ऊपर नहीं उठ पाएगी। सर्वेश जी, आप भी बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं ये राजनीति आजकल कुछ चीज़ ऐसी हो गई। चुनाव के टाइम में राजनीति में जातिवाद बड़ा हैवी रहता है। सूटकेस वाले को लोग वोट नहीं देते, सूटकेस वाले सूटकेस तक ही सीमित रहते हैं, सूटकेस वाले सूटकेस तक ही सीमित रहते हैं। कांग्रेस वालों ने जबकि विधानसभा का भी लड़ा था सूटकेस वालों ने, देख लो फिर क्या शासन। पंच मार दिया आपने। कुछ लोग कह रहे थे कहते वो पार्षद का जो चुनाव लड़ेंगे बीजेपी हो सकता है उनको 2-2 लाख रुपए भी दे दे चुनाव लड़ने के लिए, ऐसी कोई योजना है क्या? ये जो कहने वाले ना ये कांग्रेसी हैं, उन कांग्रेसियों की अपनी औकात भूल गए शायद ये। प्रेम मलिक हैं, चुनाव भी लड़ा था उन्होंने पिछला विधानसभा, उन्होंने अभी इंटरव्यू हमारा हुआ था उसमें एक बात कह दी, कहते जी तिरंगा यात्रा निकाल दी बैना साहब ने, वो मान लिया कि लोग बहुत थे, वो कहते पार्टी के झंडे पे भी एक यात्रा निकाल के दिखा दी। आप मैदान में उतरे, आपको पता लग गया आप कितने पानी में हैं, आगे आप फिर लड़ना, फिर आपको पता लग जाएगा आप कितने पानी में। यूं खाम चैलेंज करने से क्या होता है? ये मान लिया जाए बैना साहब की जो नगर परिषद के चुनाव होंगे उसमें आपके कैंडिडेट्स भी आएंगे, तो क्या वो एक तरह से सरकार के 2 साल का रिपोर्ट कार्ड रहेगा? जनता ने बीजेपी को जिता दिया हाँसी से, तो आप ये मान के चलिए उन्होंने मोहर लगा दी बीजेपी के काम पे, बीजेपी के नाम पे, और उसमें कोई किंतु परंतु हुई तो फिर बीजेपी वालों को भी समझ लेना चाहिए कि जनता उनके काम से खुश नहीं है। आप अपने कमेंट जरूर लिखें। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। मेरे साथ इस वक्त हाँसी के विधायक विनोद भैना हैं। चुनाव की तैयारियों को लेकर सरकार कितनी गंभीर है, इस पर बात करेंगे। भैना साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। सर, पिछले दिनों करनाल में आपकी मीटिंग थी, पार्टी के तमाम अधिकारी, लठ भी बजे हैं, लेकिन आज मुद्दा लटका नहीं है कि उस पर बहुत बात हो ली। चुनाव का मुद्दा रहेगा। सरकार चुनाव को लेकर क्या सोच रही है? पंचायत चुनाव और मैं निकाय चुनाव की बात कर रहा हूँ स्पेशली। ऐसा सर्वेश जी, पीछे जैसा कि आपने खुद बताया कि करनाल में मीटिंग हुई थी और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष भी थे, और एक हमारी पार्टी ने स्टेट लेवल पे कमेटी का गठन कर रखा है जिसमें स्थानीय निकाय को मूलचंद शर्मा जी देख रहे हैं कमेटी के चुनाव को, और हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं कंवरपाल जी वो देख रहे हैं पंचायत चुनाव को। तो काफ़ी सारे विधायक थे, पार्टी के सभी पदाधिकारी थे, सब में विचार विमर्श हुआ और इस बात पे पहुँचे कि चुनाव जल्दी करवाना चाहिए। मगर उसमें एक दो दिक्कतें हैं कि जैसे कि एक तो ये नगर परिषद का हो चाहे पंचायत का हो, हाई कोर्ट में कोई मुकदमा है, क्योंकि पीछे विधानसभा में हमने एक बिल पास किया था, एक कानून बना है कि 50 रिजर्वेशन का, तो वो किसी ने उसको चैलेंज कर दिया। तो जब तक एक तो उसका फैसला नहीं आता, तो उसमें ये भी राय हुई कि भाई क्या हमें या तो जो पिछली पद्धति थी, पिछली चुनाव पे तो कोई स्टे नहीं है, चुनाव तो करा सकते हैं। नहीं, आप समझें, चुनाव पे स्टे नहीं है। हाई कोर्ट ने ये कहा, माननीय हाई कोर्ट ने, कि या तो आप पिछली पद्धति पे 33% पे चुनाव करवा लो तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर 50% रिजर्व कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर या तो रिजर्व करो, ऐसे नहीं कि भाई आप 50% महिलाओं को ही दो, या तो इसका रिजर्वेशन का ही वो रख लो। ऐसा कुछ है सवाल हाई कोर्ट में। तो उन्होंने सब ने डिस्कस करके यही कहा कि हाई कोर्ट में फैसला तो पता नहीं कब आएगा या ना आएगा। तो अधिकतर नेताओं की और अधिकतर विधायकों की राय यही थी कि पिछली पद्धति पे करवा दिया जाए। बाकी तो फैसला तो शीर्ष नेतृत्व ने लेना है, मगर ये लगभग फाइनल है कि चुनाव जल्दी होएगा। पहले नगर परिषद नगर पालिकाओं का होगा और फिर पंचायत का चुनाव। क्योंकि आपकी दिलचस्पी भी बनती है, राष्ट्रीय नगर परिषद में भी चुनाव होना है, डायरेक्ट चेयरमैन के चुनाव पहली बार हो रहे हैं, तो एक तरह से जो है आपका भी देखा जाएगा सर, क्योंकि आपकी जिम्मेदारियां रहेंगी। पार्टी की बीजेपी के आप विधायक हैं, तो बीजेपी का कैंडिडेट भी उतरेगा, स्वाभाविक सी बात है, कांग्रेस भी उतारेगी, तो आपके ऊपर भी काफ़ी सारा रहेगा कि भाई आप जिता के लाने में सक्षम हो पाते हैं नहीं हो पाते हैं। तो आपकी तरफ से तैयारियाँ कैसी हैं? ऐसा है जी, मैं तो पूरे विश्वास में हूँ और मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि हाँसी की जनता ने जो प्यार हमेशा दिया है वो प्यार मुझे लगता है आज भी बरकरार है, और निश्चित तौर पे जिसको भी पार्टी यहाँ से प्रत्याशी बना के भेजेगी, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी 100% विजयी रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। कुछ दिन पहले आपके जिन्होंने तय करना है, जैसे कि आपने बताया कि कमेटी बनाई गई है,
मनीष ग्रोवर भी यहाँ थे, पूर्व मंत्री थे, और आप भी यहाँ पर थे, जिला अध्यक्ष पार्टी के संगठन के लोग भी थे, और भी काफ़ी सारे लोग थे, क्योंकि 2-3 हलकों को लेकर बातचीत हो रही थी। तो क्या ये मीटिंग्स वाकई इसमें कोई फ्रूटफुल कोई चीज़ें निकलती हैं, या सिर्फ वो रोटी खाते हैं, लस्सी पीते हैं, चले जाते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा जब भी कोई मीटिंग होती है उस मीटिंग के कोई मायने होते हैं, और निश्चित तौर पे उस मीटिंग से कुछ ना कुछ, जब आप मंथन करोगे किसी चीज़ पे भी, गहन मंथन होगा, तो उसमें से कुछ ना कुछ निकल के आएगा। इसी तरह से चाहे उस दिन लगभग 15 लोगों की मीटिंग थी, उसमें काफ़ी मंथन हुआ, काफ़ी डिस्कस हुआ, और उस मंथन से निकल के आया कि हमने कैसे यहाँ 27 वार्डों में चुनाव लड़ना है। ऐसी कोई स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए हमें कि हमारे अच्छे कैंडिडेट आएँ और 27 के 27 कैंडिडेट हमारे भारतीय जनता पार्टी के जीतें, और नगर परिषद का जो चेयरमैन बने वो भी भारतीय जनता पार्टी का बने। ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई, और यहाँ एक कमेटी का गठन भी हुआ जो पूरे वार्डों का सर्वे करेगी। उसके बाद वो कमेटी सिफारिश करेगी भी किस किस को प्रत्याशी बनाया जाए। उस दिन खास तौर पे ये भी जिक्र आया था कि भाई जाति समीकरण क्या कहते हैं, कास्ट वाइज वोट किसके हैं, तो क्या लगता है कि मतलब पॉलिटिकल कोई भी पार्टी मेरे ख्याल से इससे ऊपर नहीं उठ पाएगी? सर्वेश जी, आप भी बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, ये राजनीति आजकल कुछ चीज़ ऐसी हो गई। ये बात अलग है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जाति पाति से ऊपर उठ करके भी राजनीति करते हैं, मगर चुनाव के टाइम में राजनीति में जाति पात बड़ा हैवी रहता है। तो इसलिए हर पार्टी सोचती है कि कहाँ किस पार्टी का, किस जाति का जनाधार ज़्यादा है, उसके बारे में भी सोचा जाता है। और कई बार ऐसे कैंडिडेट भी मिल जाते हैं जो जात पात से ऊपर उठ करके, जिनको जो सर्वमान्य होते हैं, जिनको पब्लिक, सारी पब्लिक चाहती हो, चाहे किसी बिरादरी के हों। अगर हम बात यहीं विधानसभा की कर लें तो हमारे यहाँ जो हमारी बिरादरी के वोट हैं वो इतने ज़्यादा वोट नहीं है, 20,000 वोट हैं हमारे, 10% वोट हैं। और उसके बावजूद 3 बार माननीय अमीर चंद मक्कड़ जी ने प्रतिनिधित्व किया, और परमात्मा की कृपा से दूसरी बार मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो कई बार जातिवाद से ऊपर उठ करके भी लोग वोट दे देते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। मगर ये भी मेरा मानना है, आप वाली बात बिल्कुल ठीक है कि चुनाव में जाति पाति हैवी रहती है। दूसरी बात ये थी सर कि पिछले दिनों सीआईडी के लोगों ने फ़ोन किए, जो संभावित उम्मीदवार थे पार्षद के, जो वार्डों में अलग अलग, भाई क्या आप बीजेपी की टिकट लेना चाहेंगे? उनको शायद हो सकता है कोई टास्क दिया होगा। अधिकांश लोगों ने मना कर दिया, कहते नहीं जी, हम तो बिना किसी टिकट के चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो बीजेपी की टिकट से कम पार्षद जो हैं, मैं चेयरमैन की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए तो हो सकता है आपके हमारा हमारी रहेगी, लेकिन जो पार्षद हैं वो बचना क्यों चाह रहे हैं? सर्वेश जी, ये बात आप कह रहे हैं, मैं इस बात से कतई वो नहीं रखता, क्योंकि मेरे पास तो हर वार्ड से लोग आ रहे हैं जी। अब की बार मैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ना चाहता हूँ, उसी एक एक वार्ड से 4-4 कैंडिडेट हैं हमारे पास कि जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। बल्कि हमें तो ये दिक्कत आ रही है कि टिकट दिया किसको जाए, किसको चुना जाए, क्योंकि कई वार्डों में तो ऐसी पोजीशन है कि सारे के सारे हैवी वेट कैंडिडेट हैं। आप उसको किसको आप मना करोगे, किसको टिकट दोगे, ये भी एक बहुत बड़ा विचारणीय विषय है। तो ऐसी इस बात से मैं आपके वो नहीं रखता कि भाई भारतीय जनता पार्टी से लोग नहीं लड़ना चाहते। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने वालों की एक लंबी लाइन है। ये तो तय हो ही गया पार्टी के अंदर के भी पार्षद भी जो है सिंबल में चुनाव लड़ेंगे नगर परिषद में। हाँ, लगभग बाकी जो राय आई उस राय के अनुसार तो यही है। बाकी शीर्ष नेतृत्व जो फैसला लेगा पार्टी, हम लोग उसी का मानेंगे, जो शीर्ष नेतृत्व फैसला लेगा। तो रफ आइडिया कुछ हो गया है कि चेयरमैन के लिए मतलब 5-7 लिस्टों लोगों की लिस्ट कई बार तैयार कर लेते हैं, ठीक है ये वजनदार आदमी है, इनमें से किसी एक को देख लेंगे मौके पे? ऐसा है सर्वेश जी, वजनदार आदमियों के बारे में आप भी बखूबी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। बाकी ऐसा कोई छांटे नहीं गए शहर में कितने वजनदार। इस बार सर 2 तरह के लोग होंगे, वजनदार भी होंगे, सूटकेस वाले भी होंगे। सूट केस बीजेपी में कम से कम नहीं चलता, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ। दोनों ही दल देख रहे हैं, कांग्रेस वाले भी देख रहे हैं कि कोई सूटकेस वाला आ जाए, कम से कम ऐसा ना आए कि चुनाव लड़ी ना पाए कोई। नहीं, कांग्रेस वालों ने जबकि विधानसभा का भी लड़ा था सूटकेस वालों ने, देख लो फिर क्या शासन। पंच मार दिया आपने, वो विधानसभा का तो वाकई रिकॉर्ड तोड़ दिया था उन्होंने। तो सूटकेस वाले तो आपको देख लिए, क्या सूटकेस वाले को लोग वोट नहीं देते, सूटकेस वाले सूटकेस तक ही सीमित रहते हैं। वोट तो उसको मिलता है जो जनता के बीच में रहता है, सूटकेस की इलेक्शन में कोई मायने नहीं होते। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी एक कर्मठ, जो जीतने वाला होगा, जिताऊ कैंडिडेट होगा, और जिसकी पब्लिक में छवि होगी और जिसको पब्लिक चाहती होगी, ऐसा कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी देगी। मैं नाम तो नहीं पूछूंगा, ना आप बताओगे ना मुझे पूछना चाहिए भाई कौन है, लेकिन ये तो आप बता दो कि 8-10 लोगों की कोई लिस्ट तो ऐसी कोई ना कोई रफ तैयार हो गई होगी मेरे ख्याल से, कि जिन पे विचार किया जाएगा भी हाँ ये
हाँसी में मजबूत हो सकते हैं? नहीं सर्वेश जी, मैं अभी कह तो रहा था आपके भी दिमाग में हैं वो लोग, मेरे दिमाग में भी हैं, मगर अभी तो क्योंकि अगर हम 7-8 लोगों का नाम ले दें तो हो सकता है कि 15 लोग मन बनाए फिर तो कहते यार हमारा तो नाम ही नहीं आया, तो मतलब इसलिए किसी का नाम लेना तो अनुचित है। नाम तो मैं नहीं कह रहा लो, लेकिन मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ क्या वाकई आगे हैं, मतलब वो स्क्रूटनी में आ गए हैं भैया, 8-10 लोग होंगे? निश्चित तौर पे जब हमने चुनाव लड़ना है और लड़वाना है और पार्टी ने हमारे से राय लेनी है तो निश्चित रूप से दिमाग में आदमी नाम तो रखता ही है भी कौन कौन आदमी लड़ सकते हैं, तो निश्चित रूप से दिमाग में है। और वो हमारे दिमाग में नहीं है, वो आप लोगों के दिमाग में भी है कि कौन कौन लड़ सकते हैं, वो किसी से छुपे हुए नहीं है। बाकी पार्टी ने फैसला करना है उनमें से किसी एक को पार्टी चुनती है। मुद्दा क्या रहेगा बैनर साहब? देखो अगर नगर परिषद की बात करें तो काफ़ी चीज़ें उठेंगी, सफाई का मुद्दा रहेगा और रहेगा, तो हंसी में दिखते रही हैं हमेशा से। तो इस वैसे में बीजेपी क्या कहेगी लोगों से, जब कहेगी भी इनको चेयरमैन बनाइए, तो वो क्या बोल के वोट लेगी? ऐसा है जी, ये जो दिक्कतें आप बता रहे हो ये दिक्कतें मैं मानता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, मगर आप स्वयं इस बात के गवाह हैं कि जो दिक्कतें पहले थी यहाँ से, क्योंकि विधायक नहीं था और विधायक नहीं था तो फिर पकड़ नहीं होती, ना अधिकारियों पे पकड़ होती है ना प्रशासन पे पकड़ होती है किसी की, तो उस समय काफ़ी दिक्कतें रही। मगर हमारे आने के बाद काफ़ी सुधार हुआ, चाहे वो सफाई का मामला हो, चाहे सड़कें बनाने का मामला हो। मैं अगर आपको याद दिलवाऊँ पुराने दिन, शहर में से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता था, इतनी गंदगी के ढेर होते थे, मगर आज उनसे तो हम बहुत आगे निकले हैं, गंदगी के ढेर तो कम से कम ख़त्म हुए। एक एक चौक का अगर मैं जिक्र करूं, उमरा गेट पे, प्रांची हाल पे, मतलब आदमी निकलता था तो यूँ नाक बंद करके निकलता था। वाकई मतलब बहुत बुरी परिस्थितियां थी। बेशक हमारी सरकार थी, नो डाउट भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मगर विधायक ना होने की वजह से प्रशासन पे कंट्रोल नहीं हुआ और अफसर अपनी मनमानी करते रहे। मगर जिस दिन से ये सरकार आई है और हमने पूरी तरह से नकेल कसने काम किया, ये बात मैं स्वीकार करता हूँ कि 100% आज भी हम कामयाब नहीं हैं, मगर मेरा हर संभव प्रयास रहता है कि शहर की सफाई की व्यवस्था और भी शहर में जितने कार्य हों। मैं जब चुनाव में वोट मांग रहा था तो मेरे को सदर बाज़ार के लोग सब गवाह हैं इस बात के लिए, उन्होंने कहा था जी हमारी सड़क बने 20 साल हो गए, किसी ने संभाली ही नहीं। तो वो सड़क हमने बनवाई, प्रताप बाज़ार की सड़क हमने बनवाई, हमने ये आपकी बरवाड़ा रोड बनवाई। अभी आपको मैं बताऊं, अगर हम चर्चा करें तो जो हमारा पुराना शहर का जीटी रोड है, जो शहर के अंदर से निकलता है, बाईपास को भूल जाओ एक बार, जो शहर के अंदर, इसको हम 4 लेन करवाने के लिए मैंने विधानसभा में आवाज़ उठाई थी और माननीय उप मुख्यमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी हमारी विधानसभा में ही हाँ भरी थी। और मैं आपको बताऊं वो सड़क सारी की सारी, सारे चौकों का ब्यूटिफिकेशन होएगा, चाहे वो हम ढाणा साइड से घुसते हैं इधर और चाहे हिसार साइड से निकलते हैं, दोनों एंट्रीज़ पे और एग्जिस्ट पे दोनों जगह ब्यूटिफिकेशन, शहर के सारे चौकों पे ब्यूटिफिकेशन। जो हमारा नहर के ऊपर पेटवा डिस्ट्रीब्यूटरी पे जो ब्रिज है वो भी डबल होएगा, पहले सिंगल ब्रिज है, डबल होएगा, सड़क सारी 4 लेन होएगी। मतलब एक अच्छी 45 करोड़ रुपए का ये बजट है जो इस पर खर्च होएगा। इसी तरह से अगर हम अंबेडकर चौक से लाल सड़क तक की बात करते हैं, सारी सड़क नहीं बनेगी, अप्रूव हो गई। अगर इधर से हम इसकी तो उसका पाइपलाइन भी कंडम बताते हैं, रोड डेली लीक होती हैं, तो अगर वो सड़क बना ही रहे हैं तो उसको अगर उसको रिवाइज करवा दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, बार बार सड़क नहीं तोड़नी पड़ेगी। सर्वेश जी, मैं आपको बता दूं कि जो सीवर का और पीने के पानी का काम पहले होगा, जहां जो कमियां हैं, कोई लीकेज है, वो पहले करवाएंगे, सड़क बाद में बनेगी। इसी तरह मैं आपको बताऊं, ये जींद चौक से लेकर के जींद चुंगी तक ये टोटल सीसी रोड दोनों साइड ये भी मंजूर करवा दी हमने। ये B&R का रोड होता था, क्या तो B&R सीमेंटेड बनाएगी? बिल्कुल B&R की देखो क्वालिटी अच्छी है, हमने इसीलिए कोशिश करी है। इसे सारे रोड जो मैं रोड बता रहा हूँ आपको, ये सारे B&R बनाएगा, नगर परिषद नहीं बनाएगी। ये सारे रोड मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करके स्पेशल कि जी ये हमारे रोड B&R से बनवाए जाएँ। तो मुख्यमंत्री जी ने, मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि उन्होंने हमारी बात को मानना और ये सारे के सारे रोड B&R से बनवाने की उन्होंने इजाज़त दी। और उसके लिए माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने सारी सड़कें अप्रूव भी कर दी और बहुत जल्दी काम चालू हो जाएगा। मैं जैसा कि शुरू में ही चुनाव में कहता था कि हम हाँसी में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं। ये बात अलग है कि कोरोना ने हमारा बहुत टाइम ख़राब किया, उसकी वजह से हम लेट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर 1 साल बाद
मैं आपसे वायदा करता हूं, आपके माध्यम से पूरी जनता से भी वायदा करता हूं कि जो सब्ज़ बाग मैंने दिखाए थे वो सब्ज़ बाग में आपको हरे होते दिखाऊंगा उनमें। मतलब जो वायदे आपने किए थे वो पूरे करें। हाँ, पक्का पक्का एक शहर को साफ़ सुथरा और सुंदर शहर बनाने का प्रयास करेंगे। वो भी बता रहे थे, कहते वो जो सफाई कर्मी है 20 कर्मचारी थे, 30 का बिल बन गया, वो तो मामला थोड़ा बता दें क्या था। नहीं, मेरे को अभी ना पीछे इन्होंने 20 ये जो बाकी तो हमने टिप्पर लगा दिए जो डोर टू डोर कचरा उठाने का काम करते हैं, मगर जो मेन रोड पे हैं, जो किसी जिस जिस जगह को आप किसी वार्ड में नहीं मानते, जीटी रोड है, बरवाला रोड है, और चाहे वो बरसी गेट वाला रोड है, मेन रोड पे जो भी हैं, यहाँ पे हमने सफाई करने के लिए 20 स्वीपर और 4 ट्रैक्टर ट्रैलियाँ लगाई थी, जो कि सारा इकट्ठा हुआ कचरा भी उठाएंगी और इन मेन सड़कों की भी सफाई करेंगे। तो मेरे संज्ञान में आया कि वो कर्मचारी तो 20 रखे थे, मगर उनका बिल 30 का बन गया। यही लोग कहते हैं सर इसमें बड़ा गड़बड़ जाला है, इसको अगर आप पकड़ पाएँ, इनको निकाल पाएँ बाहर, ये सुधार हो जाए तो शहर का कल्याण हो जाए। मैं सर्वेश जी जैसे ही मेरे संज्ञान में आया तो मैंने उसी टाइम ईओ से बात करी। ईओ कहता है जी मेरी नॉलेज में नहीं है। मैंने उसी टाइम एमई से बात, जेई से बात करी पहले मैंने। जेई कहते हैं जी हमें नहीं पता जी, हमारे साइन नहीं है उस पर कम से कम। फिर एमई से बात करी तो मुझे लगा कि कहीं ना गड़बड़ घोटाला है। तो आज मैंने दोबारा सख्ती से जब पूछा तो उन्होंने कह दिया कि हमने एक लेटर और निकाल दिया, जिसमें उस लेटर में उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप भी किया है। उन्होंने ये लिखा है कि ऐसा संज्ञान में आया है कि 20 आदमी रखे गए थे, बिल 30 का बन गया, और अब ये आदेश किया जाता है कि उन 30 बिलों, जो 30 का बिल बना है उस पर रोक लगा दी जाए, उसकी पेमेंट ना की जाए। इट्स मीन कहीं ना कहीं अगर वो हमारी पकड़ में नहीं आता तो गड़बड़ घोटाला तो था ही। बाकी निश्चित तौर पे उसकी बिल की कॉपी भी और मैंने जो लेटर है उसकी कॉपी भी मैंने व्हाट्सएप पे मंगवा ली। मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ, शायद आ गई होगी तो मैं इसकी शिकायत करूँगा। इनको बख्शेंगे नहीं। इस शहर का सत्यानाश करने वाले यही लोग हैं जिन्होंने, मतलब सफाई, अगर इस शहर की सफाई हो उसका तो रहने का मज़ा ही कुछ और होता है। जब आप घर से निकलो, हमारे रिश्तेदार, परिवार और शहर दूसरे लोग आते हैं, वो कहते हैं जी हंसी में गंदगी में, तो इतना सुन सुन के तंग हो गया था। अब थोड़ा सा हम लगे थे कि शहर का सुधार करते हैं, मगर अभी भी बहुत कुछ पकड़ना बाकी है। जब तक इनको सबको नहीं पकड़ पाएंगे, जब तक इस शहर का सुधार नहीं होगा। सर्वेश जी, मैं आपके माध्यम से पूरे हांसी शहर की जनता को बताना चाहता हूं कि मैं इसकी तरफ पूरी तरह से लगा हुआ हूं और निश्चित तौर पे इस शहर का कल्याण करने का कार्य करेंगे। कुछ लोग, एक सवाल और कर देता हूँ, कुछ लोग कह रहे थे, कहते वो पार्षद का जो चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी हो सकता है उनको 2-2 लाख रुपए भी दे दे चुनाव लड़ने के लिए, ऐसी कोई योजना है क्या? ऐसा है जी, ये तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये जो कहने वाले ना ये कांग्रेसी हैं, उन कांग्रेसियों की अपनी औकात भूल गए शायद। ये पिछली बार विधानसभा में देखा नहीं आपने किस तरह से वो टिकट लेके आए, किस तरह से लोगों ने उनकी बुरी गत बनाई, और आज पता नहीं किस मुंह से वो अपनी बात कह देते हैं। वो कम से कम अपने अंदर टटोल के नहीं देखते कि तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम्हारी मंशा है और क्या तुम्हारे दिल में और क्या तुम्हारे दिमाग में है। वो इस सारी बातों को भूल जाते हैं। निश्चित तौर पे मैं आपको सही बताता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी के पास एक लंबी लिस्ट है, लंबी लाइन है कैंडिडेट्स की, और हमने उसमें से छटाई करनी है कि किस कैंडिडेट को हम चुनाव लड़वाएंगे। आखिरी सवाल है कि वो प्रेम मलिक हैं, चुनाव भी लड़ा था उन्होंने पिछला विधानसभा, उन्होंने अभी एक इंटरव्यू हमारा हुआ था, उसमें एक बात कह दी, कहते जी तिरंगा यात्रा निकाल दी बैना साहब ने, वो मान लिया कि लोग बहुत थे, वो कहते पार्टी के झंडे पर भी एक यात्रा निकाल के दिखा दें किसी दिन। लोग हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं किसी को चैलेंज नहीं करता कि वो ये कर दें वो कर दें, मगर ये चैलेंज करना कोई अच्छी बात नहीं है। चैलेंज आप चुनाव लड़ते हो ना 5 साल बाद, पब्लिक बता देती है किसमें कितना दम है। आप बार बार ऐसे ही जाके किसी को ऊपर चैलेंज करो, ये करो वो करो, आप गलत बोलो, अगले से गलत बुलवाओ, इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं होता। आप मैदान में उतरे, आपको पता लग गया आप कितने पानी में हैं, आगे आप फिर लड़ना, फिर आपको पता लग जाएगा आप कितने पानी में हो। यूँ खाम चैलेंज करने से क्या होता है? ये तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात है। इन बातों में कोई दम नहीं है सर्वेश जी। और पब्लिक तो एक शीशा है, जो 5 साल बाद आप पब्लिक में जाते हो, पब्लिक बता देती है कि आपका चेहरे का क्या कीमत है और आप कहाँ खड़े हो। तो इसमें कोई लंबा चौड़ा, मैं तो ना तो उनका चैलेंज स्वीकार करता, ना मैं उनको कोई चैलेंज देता, मगर 5 साल बाद उनको फिर कहता हूँ कि कृपया फिर आइए मैदान में। पिछली बार भी लड़े थे, आगे फिर लड़िए। कुल मिला के जनता तय करेगी, जनता ही रिपोर्ट कार्ड होती, जनता ही आपको बताती है कि आप काम कितना अच्छा कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं। और ये मान लिया जाए बैना साहब की जो नगर परिषद के चुनाव होंगे उसमें आपके कैंडिडेट्स भी आएंगे, तो क्या वो एक तरह से सरकार के 2 साल का रिपोर्ट कार्ड रहेगा? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जब हम अपनी पार्टी की टिकट पे चुनाव लड़वाएंगे तो हमारा जो 2 साल हमने काम किया निश्चित तौर पे जनता उसको देखेगी।
और उसका मूल्यांकन भी करेगी। तो नो डाउट इसमें रिपोर्ट कार्ड तो रहेगा ही। जो जनता जो फैसला करेगी वो सारी बातें देख के ये जनता फैसले करती है। मैं तो बता रहा था, जनता तो एक शीशा है, वो सारी बातों के बड़ी बारीकी से नज़र रखती है और उस अपने नज़र से ही वो फैसला करती है। कुल मिला के जनता तय कर देगी और बता देगी, उसको मान लिया जाएगा। बैना साहब ने भी कह दिया कि वो मान लेंगे कि वो रिपोर्ट कार्ड है। अगर जनता ने बीजेपी को जिता दिया हाँसी से, तो आप ये मान के चलिए उन्होंने मोहर लगा दी बीजेपी के काम पे, बीजेपी के नाम पे। और उसमें कोई किंतु परंतु हुई तो फिर बीजेपी वालों को भी समझ लेना चाहिए कि जनता उनके काम से खुश नहीं है। आप अपने कमेंट नीचे जरूर लिखें और आप देखते रहे हिकमत पोस्ट। नमस्कार।